बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हूं साजिद रिजवी और आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही ख़ास प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। जी हाँ नाज़रीन, बिना वक्त लिए हुए आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आइए हम इस्तकबाल करते हैं हमारे दरमियान मौजूद प्रोफेसर एस एम रज़ा साहब का। सलामुन अलैकुम सर। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और मेरी जानिब से तमाम व्यूअर्स को सलामुन अलैकुम। हाउ आर यू सर? गुड अल्हम्दुलिल्लाह। या बहुत बहुत शुक्रिया खुदा का, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। ख़ास तौर से चैनल का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। थैंक यू सो मच नाजरीन एंड व्यूअर्स, आपने बेहतरीन सवालात इस हफ्ते भेजे हैं और वो सारे सवालों के जवाब हम ज़रूर लेंगे एस एम रज़ा सर से। सर सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आज कोई गुड न्यूज़ आप हमें बताएं, जॉब वैकेंसी के बारे में। आने वाले दिनों में कोई है जॉब? हम लोगों ने व्यूअर्स से ये वादा किया था कि बीच में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की डेट्स आएगी तो हम उसका ज़रूर इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। तो आज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ज़रिए एक वैकेंसी आई है, मैं उसके बारे में पूरा डिटेल कर रहा हूं। एक डेट्स और सारी चीज़ें, इसे आप देखें और इसको वक्त से पहले अप्लाई करने की कोशिश करें। श्योर, ओके। सो नाज़रीन नोट डाउन दी नोटिफिकेशन जो सर बताने जा रहे हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 1100 लगभग यानी 1100 वैकेंसीज़ के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म निकाला है, और ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए एग्ज़ामिनेशन होने जा रहा है। जैसे मैंने आपसे बताया, टोटल इसमें 1100 वैकेंसीज़ हैं। पोस्ट का नाम है साइंटिफिक असिस्टेंट इन IMD ग्रुप बी, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपका चाहिए वो आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए, जिसमें फ़िज़िक्स एज अ सब्जेक्ट या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होना चाहिए। आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो इसमें सैलरी है वो बहुत ही अच्छी है, तकरीबन 45,000 के आसपास सैलरी होगी इसमें। और इसको अप्लाई करने के लिए मैं वेबसाइट आपके सामने रख रहा हूँ, www.ssconline.nic.in। रिपीट कर रहा हूँ मैं, www.ssconline.nic.in। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, ध्यान से देखें इसको, कि फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट अगस्त 8 है, यानी 8 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। उसके पहले आप इस साइट पे जाएं और फॉर्म को अप्लाई करें। बहुत ही एक सुनहरा मौका है उन बच्चों के लिए जो फिज़िक्स से या साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएट हैं। सर जैसा कि हमने अपने नाज़रीन व्यूवर्स से वादा किया था कि हम डॉक्टर और मतलब मेडिकल एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल जी। आजकल का ज़माना जो है वो पढ़ाई लिखाई को लेके कम लेकिन सैलरी बेस ज़्यादा होता है जी। यानी लोग सोचते हैं कि किस में ज़्यादा कमाई हो सकती है जी। मेरा सवाल ये है कि एक डॉक्टर को जब डॉक्टरी में एडमिशन लेने से पहले यानी कोई भी फील्ड में अगर वो एडमिशन लेता है मेडिकल की, तो एक इंसान बनना उसके लिए कितना ज़रूरी है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसे? बेहद ज़रूरी है, और बहुत कॉमन सा मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, बच्चों के सामने रख रहा हूँ। हमेशा हम लोगों ने सुना है कि किसी डॉक्टर के बारे में ये सुनने में आता है कि वो इतने हंसमुख हैं, खुशमिजाज हैं, राइट, कि जब आप उनके पास जाएं तो आधी बीमारी उनको देख के या उनसे बात करके ठीक हो जाती है, और अक्सर ऐसा होता है। राइट। तो एक डॉक्टर की डिग्री लेने से पहले ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले आप एक हम्बल काइंड इंसान आप बने, क्योंकि डॉक्टर के बारे में बताया गया है कि डॉक्टर इसलिए नहीं बनता है कोई इंसान कि वो शैटर्ड माइंड्स को पिल्स दे के उसका इलाज करे। राइट, ओके। जिसके ज़रिए आप अपनी सेहत को मेंटेन करते हैं या आपकी सेहत ठीक होती है। तो हमेशा एक डॉक्टर बनने से पहले ज़रूरत इस बात की है कि आप एक अच्छे इंसान बने, एक हंसमुख इंसान बने, किसी के लिए अपने दिल में हमदर्दी आप पैदा करें, आप डिसिप्लिन्ड हों, आप पंक्चुअल हों, आप किसी की परेशानी को समझने का दर्द अपने अंदर रखें। ओके, यानी एक डॉक्टर बनने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और अक्सर जैसा आपने कहा कि लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं आधी बीमारी उनकी वैसे ही ठीक हो जाती है, पर आजकल कुछ कंप्लेन भी आजकल कुछ कंप्लेन भी आती है, कभी अक्सर करते हैं वो डॉक्टर अच्छे से मिलता नहीं है, अपॉइंटमेंट बराबर नहीं देता है। सो आने वाले दिनों में आपको इन बातों का ख्याल रखना है कि पेशेंट के साथ आपको नरमी से पेश आना है। और मैं कहूँगा पेरेंट्स को भी कि
ये सारी अच्छाइयाँ एक दिन में बच्चों में नहीं आती हैं। आपको बहुत पहले से इस तरह की तरबियत अपने बच्चे के सामने रखनी है कि वो सारी चीज़ें बाद में बने, लेकिन पहले वो एक अच्छा इंसान बने। राइट। क्योंकि एक अच्छा इंसान ज़िंदगी में कभी भी परेशानी में नहीं आ सकता है, कामयाबी ज़रूर इसके सामने आएगी। ओके, वैसे इन बातों को हमने एक थोड़ा लिमिट कर दिया कि अच्छा इंसान एक डॉक्टर ही बने, बल्कि सबको अच्छा इंसान बन के रहना चाहिए। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मगर हम सब अगर कोशिश करें, जैसे सर ने कहा कि एक फैमिली अगर बच्चे को उसकी परवरिश अच्छा करती है तो ज़रूर वो बच्चा अच्छा बनता है। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में आपको बताया था, एब्सोल्युटली राइट सर, कि बचपने में उन्होंने देखा अपने फादर को कि दीगर लोगों के साथ बैठ के और किसी मुद्दे पे बात नहीं करके इंसानियत की बात करते थे। तो एक उनको एक ट्रेनिंग मिली बचपने से, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि इंसानियत क्या है, लोगों के साथ कैसे आपको उठना बैठना है, या अगर किसी के साथ मिलना है तो आपके अंदर क्या ख्यालात उसके लिए होना चाहिए। तो हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पहले आप एक अच्छे इंसान बने। मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एंट्रेंस को दें तो आप वहाँ क्वालिफाई कर पाएँ, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, एक पंक्चुअल इंसान हैं, तो आप ज़िंदगी में कभी भी किसी भी परेशानी में आप मुब्तला नहीं होंगे, कामयाबी ज़रूर आपके हाथ आएगी इंशाल्लाह। एनीवेज व्यूअर्स, आप इंतज़ार कर रहे होंगे, जैसा कि हमने बात किया था कि मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे, तो चलिए जो है सवालात सर से पूछते हैं। सर, जैसा कि हमारा वादा रहा था हमारे व्यूअर्स से, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने इंजीनियरिंग को कवर अप कर लिया है, जी और बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और जो भी व्यूअर्स, जो भी स्टूडेंट मेडिकल में जाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में, वो इसे बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपके लिए शायद नहीं बल्कि मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ बहुत फ़ायदेमंद होगा। सो आज सर मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में आप क्या बताने वाले हैं? सबसे पहले बहुत ही ग्रोइंग फील्ड। ओके, मुझे याद आ रहा है कि किसी प्रोग्राम में एक बच्ची ने सवाल किया था कि कुछ लोगों का ये कहना है कि मेडिकल में स्कोप की कमी आ रही है। हाँ। मैं पहला जवाब यहाँ रखूँगा। ध्यान रखें, आज से पहले एम्स सिर्फ एक था न्यू दिल्ली, लेकिन उसके बाद 6 एम्स और ओपन किए गए हैं और आगे भी एम्स खोलने की और प्लानिंग गवर्नमेंट की चल रही है। तो ये बहुत ही उभरता हुआ फील्ड है, बहुत ही स्कोप है इसमें, आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो मेडिकल प्रोफेशन आप चूज़ करें, इसमें करियर ऑप्शन आपके लिए बहुत ही ब्राइट है। जहाँ तक मेडिकल एंट्रेंस की आपने बात की, तो जनरली 3 डिफरेंट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसमें पहला एग्जामिनेशन है एम्स का, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस। ऑल ओवर इंडिया 7 एम्स हैं। सबसे पहला एम्स न्यू दिल्ली में है, जिसके लिए 72 सीट्स वहाँ पे हैं MBBS की। इसके अलावा 6 और आपके पास एम्स हैं, जिसमें पटना है, जोधपुर आपका है, ऋषिकेश है, आपका रायपुर है, भुवनेश्वर है और भोपाल है। ये 7 एम्स हैं। न्यू दिल्ली एम्स में 72 सीट्स हैं। इसके अलावा जो रिमेनिंग 6 एम्स हैं, हर एम्स में 100 MBBS की सीट्स हैं। यानी एम्स में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 672, यानी 672 लोगों के लिए ये सीट अवेलेबल है MBBS कोर्स के लिए। जो हैं वो जी, उनके लिए 672 सीट्स, 672 सीट्स जैसे मैंने बताया 7 एम्स में है। एम्स के बाद जो दूसरा एग्जाम आता है, दैट इज जिपमर, पौंडीचेरी में ये मेडिकल इंस्टीट्यूट है। इसमें टोटल 200 सीट्स हैं फॉर MBBS। जिपमर पौंडीचेरी में इसमें 200 सीट्स हैं। और इसके बाद जो सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है मेडिकल एंट्रेंस का, दैट इज नीट यूजी। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स नियरली मैं समझता हूँ 64,000 MBBS की सीट्स हैं। 64,000 नियरली 64,000 MBBS की सीट्स हैं अक्रॉस इंडिया। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे MBBS का कोर्स है, वो सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे कॉलेजेस इसी बैनर के तहत अपने यहाँ MBBS के सीट्स को फिल करते हैं। तो नीट यूजी आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सीट्स वाला कंपटीशन हो सकता है। तो एम्स 672 सीट्स, जिपमर में 200 सीट्स हैं और नीट यूजी में नियरली 64,000 सीट्स होंगी। नीट एग्जाम के बारे में लोग अक्सर जानते भी है, बहुत सारे लोग जानते हैं, पर आपने जो एक एम्स का बताया और दूसरा जिपमर बताया, जिपमर, शायद उसके बारे में लोग इतना अवेयर नहीं होंगे, तो उन दोनों के बारे में भी हम डेप्थ में आज स्टडी करेंगे डेफिनेटली। और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आज एम्स के बारे में जिक्र किया जाए, क्योंकि
देखें, एम्स के बारे में बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन मेडिकल डॉक्टर्स अगर कहीं से प्रोड्यूस होते हैं तो वो एम्स से होते हैं। ओके। और यहाँ साजिद साहब एक बड़ा बेहतरीन सा सवाल निकल के सामने आता है। जनरली होता क्या है कि जानकारी ना होने के बिना पे बहुत सारे लोग मेडिकल की तरफ अप्रोच नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि मेडिकल कोर्स बहुत ही महंगा है, बहुत महंगा है और टफ भी है। जी जी जी, बहुत महंगा है। जैसे लोगों को ये सुनने में आता है कि अगर मुझे मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चे को दाखिला कराना है तो उसके लिए मेरे पास 20 लाख या 30 लाख मेरे पास होना चाहिए, तब मैं अपने बच्चे को MBBS करा सकता हूँ। लेकिन पहला मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन उन पेरेंट्स के लिए यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ जो ये फाइनेंशियल बेस पे MBBS कराने में उनके अंदर हिचक है। हो सकता है ये जानकारी उनके अंदर एक एक्साइटेशन लाएगी। आपको जान के बेहद ही हैरत होगी कि एम्स में पर ईयर MBBS की जो फीस आती है वो सिर्फ है 1682 रुपए। ओनली 1682 रुपीज पर ईयर की फीस है। बहुत ही कुछ भी नहीं है। थॉट के मतलब प्राइवेट इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट स्कूल से भी देखें आप, स्कूल की फीस से भी कम है। यानी पर ईयर की फीस 1682 रुपीज है। और हॉस्टल आप देखें कितना सस्ता है। हॉस्टल की फीस, पूरे साल की हॉस्टल की फीस बता रहा हूँ, लगभग 4225 रुपीज आप मान लें, इतनी फीस पर ईयर की। या इसमें लॉजिंग भी है एंड फूडिंग भी है, सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो चीप एंड बेस्ट, इससे सस्ता आपको मेडिकल कोर्स कहीं नहीं हो सकता है। और बेस्ट अगर भी, और बेस्ट आई मीन मतलब 10,000 भी आपका साल का नहीं जा रहा है। 10,000 के मतलब 6,000 के अंदर आप देख लें, 6,000 के अंदर आप देख लें, 10,000 भी आपका नहीं लग रहा है। एंड इट्स टू चीप एंड गुड एजुकेशन यू आर गेटिंग। सारी चीजें वहाँ, पूरी फैसिलिटी है, लाइब्रेरी है, हर तरह की किताबें आपको मौजूद, आपके कुछ बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। अमेजिंग। मतलब आप देखें तो बच्चों को मैं कह रहा हूं कि आप अपने अंदर आज से जज्बा लाएं कि अगर आपको MBBS करना है तो आपको एम्स से करना है। अगर आपके वालिदैन या आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप कहीं जाके फीस को आप एफर्ट कर पाएं, तो आप एक जुनून के साथ आज से लगें और एम्स का एंट्रेंस क्वालिफाई करने की कोशिश करें। बेहद ही चीप और सबसे बेहतर कोर्स आपके लिए ये सामने आएगा। सर, जो आपने बात आज बताई है, रिवील किया है, ये एक सीक्रेट था, लोगों को पता नहीं था। हकीकत में इतने सस्ते, इतना कम फीस है, एक MBBS अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। सिर्फ एक सवाल है कि आप मेहनत करें और ये एंट्रेंस एग्जाम दें। तो आज आप इसके नोटिफिकेशंस के बारे में भी लोगों को बताएंगे? जी, डेफिनेटली बताऊंगा। आई होप इसको नाजरीन जो है ध्यान से सुने, बिकॉज आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इसकी फीस सुन के, क्योंकि काफी टाइम से हम लोग फीस सुन के बोर हो जाते हैं। हाँ, मेडिकल में जहाँ भी मैंने बहुत सारे सेमिनार लिए, लगभग मैंने 50 सेमिनार लिए होंगे। जहाँ भी जाता हूँ पहले पेरेंट्स के सामने से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि मेडिकल कराने का हमारे पास इतना, हमारी हैसियत नहीं है, मैं बहुत मिडिल क्लास की फैमिली से हूँ, मैं कैसे अपने बच्चे को MBBS करा सकता हूँ, मेरे पास इतनी फाइनेंशियल बैकअप नहीं है। तो देखें आपके लिए कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आप अपने बच्चे के अंदर एक जुनून डालें, उसको पढ़ने का, उसके अंदर शौक पैदा करें। और बच्चों से मैं कह रहा हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा सिनेरियो डेवलप करें कि आपको पढ़ाने में उनको कहीं भी परेशानी सामने ना आए। आप मेहनत कीजिए और एम्स क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक साजिद साहब ने नोटिफिकेशन के बारे में बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसलिए मैं एक एक नोटिफिकेशन की डेट आपके सामने रख रहा हूँ। और ये 2016 अगेन मैं उसी को बेस मानते हुए रख रहा हूँ। इसे अगर आपके सामने कॉपी और कलम आपके सामने है तो आप इसे नोट करें और एक एक डेट आप याद रखें। ये हैं सारी नोटिफिकेशन की डेट्स। एम्स एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट 24th January 2017. Okay. Last date to submit the application form 23rd Feb 2017 up to 5 p.m. AIMS admit card availability first week of May 2017. AIMS MBBS entrance test की date 28th of May 2017 Sunday. और ये एग्ज़ाम 2 स्लॉट में होगा, एक मॉर्निंग की स्लॉट होगी और एक आफ्टरनून की स्लॉट होगी। 2 स्लॉट में ये एग्जामिनेशन होता है। एम्स रिजल्ट अनाउंसमेंट 14th June 2017. फर्स्ट काउंसलिंग 3rd, 4th, 5th and 6th July 2017.
Second counseling 3rd of August, third counseling 5th September 2017, and open counseling if required 26th of September 2017. सर ये तो आपने नोटिफिकेशन हमें बताया, लास्ट ईयर की नोटिफिकेशन को देखते हुए अगर हम बात करें ये साल में, तो एलिजिबिलिटी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा सवाल है कि कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया क्या है? इसको अप्लाई करने के लिए आप 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से आपको होना चाहिए। ओके। अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका स्कोर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 60% होना चाहिए। ओके। और अगर आप एससी एंड एसटी से हैं तो आप 50% आपका स्कोर होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसमें एडिशनली एक एज क्राइटेरिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके। उसे मैं बताना चाहूँगा। जैसे मैं मान लो कि 2017 में जिन बच्चों ने एम्स दिया होगा उनके बारे में एज क्राइटेरिया ये है कि 31 दिसंबर 2017 में उनकी एज कम से कम 17 ईयर होनी चाहिए। ओके, 17 कंप्लीट होनी चाहिए। कम, हाँ, यानी 31 दिसंबर 2017 में उन्हें 17 साल का होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो वो एम्स के सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, जैसा कि और दूसरे एग्जाम में होता है कि 12th के फौरन बात करना है, गैप नहीं रखना है जी। सो इसमें भी ये शर्त है? इसमें भी दो तरह के आप बच्चे देखेंगे। एक तो ये है कि आप 12th पास हों, और एक वही बच्चे आप इस एग्जाम को फॉलो कर सकते हैं, दे सकते हैं जो इस साल 12th अपीयर कर रहे हो। यहाँ तक नंबर ऑफ अटेम्प्ट की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं बहुत साफ करना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा आप देखेंगे कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो पहले एंट्रेंस में ज्यादा होते थे वो अब कम होते गए हैं। जहाँ पे जैसे नीट में पहले नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई कंडीशन नहीं थी, नीट में अब 3 अटेम्प्ट हो गए। आईआईटी में पहले जितने अटेम्प्ट्स थे उसको हटा के अब 2 अटेम्प्ट किया गया। आईआईटी जे एडवांस के लिए, जे मेंस के लिए आपके पास 3 अटेम्प्ट आया। तो यहाँ भी अटेम्प्ट्स आप ध्यान रखेंगे आपके पास ज़्यादा नहीं होगी। तो आप उस साल को, अच्छा, किसी भी एंट्रेंस में पहला अटेम्प्ट किस साल को मानते हैं? जिस साल आप 12th क्रॉस करते हैं, या जिस साल आप 12th पास करते हैं। तो आप पहले से प्लान करके चलें। अगर आपके बच्चे या आप अपने बच्चे के लिए मेडिकल का ख्वाब देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि उसे क्लास 6, 7, 8 या 9 से आप उसको एक्साइट करने की कोशिश करें और उसके हदफ को, उसके टारगेट को यहीं से आप डिफाइन करें और यहाँ से उसको तैयार करने की कोशिश करें। टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। ओके ओके, थैंक यू। जैसे कि अभी हम 11th 12th सब अदर स्टेट से होते हैं जी, सब अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मगर बोर्ड अलग अलग होते हैं हमारे सबके। सो इसमें जो एग्ज़ाम होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, किसको जो है एग्ज़ाम बेस माना गया है? सीबीएसई सिलेबस को बेस मान के एग्ज़ाम होता है। फिर मैं यहाँ पे दोबारा ये बात को रखना चाह रहा हूँ ताकि और लोगों को ये बहुत साफ बात समझ में आ सके। आप किसी भी बोर्ड से हों, जब आप इंजीनियरिंग या मेडिकल का एंट्रेंस जब आप फेस करेंगे, राइट, तो इन सारे एंट्रेंस का जो सिलेबस है वो ऐसा बनाया जाता है कि जो सारे बोर्ड्स के लिए कॉमन हो। ओके। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब जिस स्टेट का सिलेबस वहाँ लैग करेगा वहाँ का बच्चा ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगा, तो एक डिस्पैरिटी हो जाएगी। इसलिए ये गवर्नमेंट का नॉर्म है कि किसी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई टेस्ट अटैच है उसका सिलेबस ऐसा बनाया जाए जो ऑलमोस्ट सारे बोर्ड्स को कवर करता हुआ। तो साइंस का सिलेबस ऑलमोस्ट लगभग आपको सेम ही दिखेगा। 10+2 का या 10, 11, 12 का सेम ही दिखेगा। सीबीएसई को बेस मान के, सीबीएसई को बेस मान के, क्योंकि सबसे बड़ा बोर्ड वही है हिंदुस्तान में आज की डेट में। जी। अच्छा, इसका पेपर पैटर्न कैसा होगा एग्जाम? फाइन, 3.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, ड्यूरेशन, और ये पेपर सिर्फ ऑनलाइन होगा। CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसे कंप्यूटर पे ही आप, एग्जामिनेशन सेंटर होगा जैसे मैंने बिट सेट में बताया था वैसे ही होगा। 3.5 घंटा, 3.5 आवर का एक स्लॉट होगा आपका। यानी अगर पहला स्लॉट आप लेना चाहें तो 9 से 12:30, 9 to 12:30 आप ले सकते हैं, और दूसरा स्लॉट आप लेंगे 3 to 6:30। तो 2 स्लॉट एग्जामिनेशन के होंगे। कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। पेपर में 4 सेक्शंस होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 200। ओके, 200 क्वेश्चंस। ओके, 200 क्वेश्चंस होंगे। अब वो क्वेश्चंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 60 केमिस्ट्री, 60 फिजिक्स, 60 बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी यानी बॉटनी, जूलॉजी को मर्ज करके 60, और 20 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे मेंटल एबिलिटी के और 10 क्वेश्चंस होंगे जीके के। ओके, जीके के लिए मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा हूँ। आज ही मेरी
एक मॉर्निंग में उस बच्चे से बात हुई है जो दिल्ली से है और एम्स का एंट्रेंस भी उसने इस बार क्वालिफाई किया है। तो जीके में ऐसा जीके नहीं आता जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और एंशियंट हिस्ट्री हो और मिडल टाइम की हिस्ट्री हो या बिफोर स्ट्रगल मूवमेंट उसकी हिस्ट्री हो, ऐसा नहीं है। बहुत रिसेंट विद इन 10 ईयर्स की आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इस साल एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताइए कि अभी इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। ओके तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से अटैच आएंगे। जो मेंटल एबिलिटी होगी उसमें उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे बैंकिंग में आते हैं 4 फिगर्स दे दिए गए, 5वां फिगर होगा, आपको कोरिलेट करना है कि चारों फिगर से कनेक्टेड कौन सा फिगर होगा। जैसे मान लिया 5 मैंने नंबर दे दिया, मैंने कहा कि ये बताइए कि इन 5 में कौन सा नंबर ऐसा है जो 4 से अलग है। तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन इस तरह के आ जाएंगे। कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक फिगर हमने दे दिया, उसमें बहुत सारी लाइंस बना दिए, मैंने कहा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट कीजिए। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 200, 60 केमिस्ट्री, 60 फिजिक्स, 60 बायोलॉजी, 20 में 10 होंगे करंट अफेयर्स के और 10 होंगे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। 3.5 आवर का ड्यूरेशन होगा। ओके, सो ये पेपर पैटर्न की बात होगी। अगर मार्किंग स्कीम की बात करें, मार्किंग स्कीम में जी, मार्किंग स्कीम में जैसे पहले मैंने जेईई मेंस में बताया था आपको, 4 नंबर मिलेंगे करेक्ट करने पे, 1 नंबर आपके नेगेटिव होंगे, डिटेक्ट हो जाते हैं। हाँ। बिट सेट में बताया था 3+ मिलेंगे आपको सही करने पे, 1 नंबर मिलेगा नेगेटिव करने पे। यहाँ पे करेक्ट का 1 नंबर होगा और अगर आप रॉन्ग करेंगे तो 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। ओके, यानी 1 नंबर सही का और 1/3 होगा आपका नेगेटिव का। ओके, सो इसको भी ध्यान में रखना होगा। जब आपको पूरी सही से आप श्योर हो, जब आंसर आपको पता हो तो ही क्लिक करें, जाहिर है। अदरवाइज उसको छोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, एकदम नहीं। जो आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसके लिए कोई मार्क्स नहीं है आपका। अच्छा, ऐसा लेकिन नेगेटिव होगा तो 1/3 डिडक्ट होगा आपका। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे अटेम्प्ट करना है, इट्स नॉट कंपल्सरी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ओके, अगला सवाल है रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं बार बार हर प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एंट्रेंस होते हैं वहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 27% OBC, 15% SC, 7.5% ST and 3% फिजिकली हैंडीकैप्ड। ये है। इसमें एक छोटा सा क्लॉज मैं यहाँ पे और डिफाइन करूँ। जो बच्चे ST SC कैटेगरी को बिलोंग कर रहे होंगे वो देखें कि अगर मान लिया SC कैटेगरी में 15% सीट्स है और अगर मान लिया वहाँ पे 15% के लायक अगर बच्चे SC कैटेगरी से नहीं पहुँचे तो इस सीट को ST कैटेगरी से फिल किया जाएगा। या अगर माने ST में 7.5% सीट्स आपको टोटल का अगर आपको फिल करना है और वहाँ उतने ST कैंडिडेट नहीं पहुँचे तो इनकी वैकेंसी फिर आपको SC से फिल करना है, वाइस वर्सा। ओके जी। और अगर मान लिया कुछ भी नहीं होता है तो अगेन दीज वैकेंट सीट्स आर फिल्ड बाय द जनरल कैंडिडेट, जनरल एंड OBC कैंडिडेट को आप लेंगे। और इसमें जो फॉर्म का प्राइस था वो मैं यहाँ पे जी, बिकॉज़ फीस इतनी कम है तो फॉर्म कितना, हाँ, एक्साइटेशन हम लोगों को भी था। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं आपसे शेयर करूं। जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1650 या 28 रुपये पर ईयर की फीस है और 4225 रुपया सिर्फ हॉस्टल की पर एनम की फीस है। इसको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन अगर आप जनरल कैंडिडेट या OBC कैंडिडेट हैं तो फीस आपका होगा 1000 और अगर आप ST SC और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो इसके लिए आपकी फीस होगी 800 रुपीज़। ओके, ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की फीस है आपकी, एग्जामिनेशन फी। ओके, और सेंटर पे आपको जाना होगा, सेंटर सेलेक्ट करना होगा और वहाँ पे सारी फैसिलिटी आपको सारी फैसिलिटी आपकी है। कंप्यूटर ऑल ओवर इंडिया सेंटर रहेगा या जहाँ पे इनके ब्रांचेस है वहीं पे? डेफिनेटली, नो, ऑल ओवर इंडिया। इसके सारे बड़े शहरों में एम्स का सेंटर अवेलेबल है, वहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं, ऑप्शन मौजूद है। लेकिन थोड़ा यहाँ बच्चों से मैं ठहर के एक बात कहना चाहूँगा कि जो अच्छी चीज़ होती है वो बहुत आसानी से नहीं मिलती है। एम्स का अपना एक लेबल है। मैं इस बात को यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ कि लगभग आप मान के चलेंगे कि इसमें 2 लाख बच्चे अपीयर होंगे और ध्यान रखेंगे कि 2 लाख बच्चे अपीयर होंगे और नंबर ऑफ सीट्स होगी 672। तो ये बहुत प्रिकॉशस होकर आपको रहना है बच्चे। और ध्यान रखें आप कि 2 लाख का 1% होता है 2000। तो अगर आप देखें तो रिज़ल्ट अगेन
2000 मतलब यानी 1% होता है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 672। वैसे एम्स की एक कट ऑफ मिनिमम बनाते हैं, तो लगभग 2000 बच्चे ही वो क्वालिफाई करते हैं और उसमें से टॉप बच्चे वो सिलेक्ट करते हैं अपने यहाँ सीट्स के लिए। तो अगर आप विद इन 2000 आते हैं तो आपको एम्स में क्वालिफाइड माना जाएगा और उसके बाद फिर उनकी रैंकिंग बनेगी और टॉप से जो मेरिट लिस्ट में बच्चे होंगे उनको वो सीट एलोकेट करेंगे। तो आप कोशिश करें कि आपकी रैंक विद इन 500 हो। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एम्स एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन नाज़रीन को देने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर अगर आप एम्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सर दूसरा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे। दूसरे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जैसे मैंने आपके सामने रखा है जिपमर है, ओके 200 सीट्स है। और इसके पहले क्या था साजिद साहब के पहले नीट के आने के पहले ऐसा होता था कि हर स्टेट में अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते थे मेडिकल के। जैसे यूपी CPMT यूपी के लिए हो गया, महाराष्ट्र में MST CET था, यहाँ MBBS की जो सीट्स होती थी उससे फिल होती थी। उसी तरह से आप ले लें लेट अस से वेस्ट बंगाल का अलग मेडिकल एंट्रेंस था। तो इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने समेट के एक साथ किया और कहा कि नहीं, जितने भी सारे मेडिकल कॉलेज होंगे चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में हो, उसके लिए एक सिंगल टेस्ट होगा। और उस टेस्ट का नाम दिया गया है नीट UG और इसे CBSE कंडक्ट करती है। तो इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में हम लोग जिपमर और नीट दोनों को बारी बारी डिटेल करेंगे विद नोटिफिकेशन। और आज मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चंस को जितने सारे क्वेश्चंस व्यूअर्स के हैं उसको आप लेके आएँ, क्योंकि हम लोग बार बार इस बात को रख रहे हैं कि ये प्रोग्राम अच्छा सिर्फ आपके क्वेश्चंस की वजह से बन रहा है, आपके देखने की वजह से बन रहा है। हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हमारे पास आते हैं और हम उसको देख के बेहद ही अंदर से खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से हमको मुल्क की खिदमत करने का एक बेहतरीन मौका मिल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। नो वरीज, हम लोग जो है आपके ज़रिए भेजे जाने सवालों का जवाब यहाँ पर हासिल करेंगे। पिछले प्रोग्राम में एक बड़ौदा से एक बच्ची ने फ़ोन किया, एक मैसेज किया था, याद हो क्वेश्चन इसका आया था कि मेरे गुजरात बोर्ड से मेरे 11 में 97% मार्क्स हैं। मैं कहूँगा, और आपने लिखा था कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप मेडिकल की कोचिंग को परसे करें, तो ध्यान रखें आप तैयारी करें। और एम्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है, आपको कहीं से भी फाइनेंस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सस्ता और सबसे बेस्ट इन एशिया आई कैन से एक मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा। आप एम्स की तैयारी करें, आपके लिए बहुत बहुत दुआएं हैं कि आप फ्यूचर में बहुत कामयाब हों। सर पहला सवाल जो आया है वो सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम नाज फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। माई क्वेश्चन इज दैट आई हैव गॉट कंपार्टमेंट इन मैथ्स in 12th, so I am given a compartment is I am eligible for all engineering exam if I clear that, please guide me sir. Second question is है इनका है कि sir by NIOS is I am eligible for engineering exam, please guide me sir. किसी भी जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो उसमें ये लिखा होता है कि जिस साल आप 12th पास करो या जिस साल उस एग्जामिनेशन को आप दें, और देने के बाद वहाँ पे आप जब एडमिशन दाखिले के लिए जाएं तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 10+2 पास होना चाहिए। ये नहीं लिखा होता है कि आपको स्ट्रेट एक साल में पास करना है या आपने कंपार्टमेंट से पास करना है। अगर आप कंपार्टमेंट से भी पास हो रहे हैं तब भी कंसिडरेबल है, आप एलिजिबल हैं, आप आराम से किसी भी इंजीनियरिंग मेडिकल या किसी भी एंट्रेंस को जो 10+2 के लेवल से आप उसे फेस कर सकते हैं। जहाँ तक आपने NIOS की बात की है, ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है और एक रजिस्टर्ड बोर्ड है। आप इससे भी 10+2 क्वालिफाई करके मैक्सिमम मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस को आप फेस कर सकते हैं। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सर माय नेम इज़ हुमैरा एंड आई गॉट 93% इन PUC एंड आई गॉट 2 lakhs ऑल इंडिया रैंकिंग इन नीट and 14,000 for the state, but I had not got any seat in first round. Should I continue or go to BSc in which branch? आपने ये लिखा नहीं कि आपका कौन सा अटैम्प्ट है और इतना जल्दी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अटैम्प्ट इसीलिए दिए जाते हैं कि आप एक बार फिर से दोबारा हिम्मत करके लगें और जो चीज़ आपने पीछे हासिल नहीं किया उसे आप हासिल करें। आप वेट करें, काउंसलिंग देखें, 3rd राउंड तक आप देखें या स्पॉट काउंसलिंग तक भी आप वेट करें। जहाँ तक आपने BSc का सिलसिला पूछा है, तो अगर आपका इंटरेस्ट लाइफ साइंसेस की तरफ है तो मैं कहूँगा कि आप BSc की तरफ भी आगे बढ़ सकती हैं, इससे भी अच्छे ऑप्शंस क्रिएट होंगे। लेकिन अगर ये आपका पहला अटैम्प्ट रहा होगा नीट का तो आपके लिए बहुत सारी विशेज़ हैं, आप एक अटैम्प्ट और मेहनत के साथ लगें, कोशिश करें।
थैंक यू सर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम वसी हसन स्टडिंग इन क्लास 7 CBSE बोर्ड। आई एम वांटेड टू बिकम एन एस्ट्रोफिजिस्ट। व्हाट कैन आई डू फॉर दिस? 7 स्टैंडर्ड का बच्चा आपसे पूछ रहा है सवाल। मुझे तो याद भी नहीं है कि मुझे पता था आगे क्या करना है। वसी हसन, बहुत बेहतरीन सवाल आपने रखा है। इतने छोटे बच्चे आप हैं, आप कोशिश कीजिए, आपके अंदर उमंग है, जोश है, इस जोश और उमंग को आप बरकरार रखिए। जहाँ तक एस्ट्रोफिजिस्ट के बारे में आपने बात की है, सबसे पहला तो ये है कि आप 10th बहुत अच्छे मार्क्स से पास करें बोर्ड। आप साइंस अपनी अभी से बहुत अच्छी रखें और 12th आप PCM से करने की कोशिश करें, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। PCM ग्रुप लें, आप साइंस लें 12th में। उसके बाद एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ने के लिए 2 रास्ते आपके सामने आएंगे। या तो आप BSc करके MSc फिज़िक्स करके आगे एस्ट्रोफिजिक्स की तरफ जाएं आप, नहीं तो आप 11th में एंड 12th में KVPY का एक स्कॉलरशिप एग्ज़ामिनेशन होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंडक्ट करती है। इसका एग्ज़ाम अब आने वाला है। इस एग्ज़ाम को आप 11th में एंड 12th में या BSc पार्ट 1 में भी आप फेस कर सकते हैं। वहाँ से आप निकल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर जाके वहाँ से आप फिज़िक्स में रिसर्च करके एस्ट्रोफिज़िक्स में आगे आप बढ़ सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप IIT का एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करें और वहाँ से बैचलर ऑफ साइंसेज इन फ़िज़िक्स को आप ऑप्ट करें और वहाँ से फ़िज़िक्स ऑनर्स करने के बाद या फ़िज़िक्स BSc करने के बाद MSc करके वहाँ से आप रिसर्च करके एस्ट्रोफिज़िक्स में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप एस्ट्रोफिज़िक्स में करियर बनाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप IIT या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को ही अपना एक टारगेट बना के चलें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। नीट काउंसलिंग, इनका सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माई स्कोर इन नीट 2017 इज़ 532 मार्क्स। आई एम फ्रॉम UP OBC कैटेगरी। मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में कुछ नहीं मिल सका। If I choose any BDS college in all India second counseling and it is allotted, then may I eligible for UP state second counseling? You got the question? Should I read? देखिए इसमें आप ध्यान रखें क्योंकि थोड़े से नॉर्म पहले से अब चेंज हुए हैं। जैसे क्या होता था साजिद साहब, पहले सपोज कीजिए मैंने IIT एग्ज़ाम दिया और IIT में मेरी रैंक अच्छी नहीं आई तो मैंने क्या किया कि कोई भी ब्रांच मिली, मैंने IIT में दाखिला ले लिया और दाखिला लेने के बाद मैंने वहाँ से फिर अपनी पढ़ाई करनी शुरू की और नेक्स्ट ईयर मैंने क्या किया कि दोबारा वहाँ रहते हुए IIT का एग्ज़ाम फिर दिया और मेरी रैंक इम्प्रूव होकर आ गई और मैंने क्या किया कि प्रीवियस जो ब्रांच थी मैंने उसको छोड़ दिया और जो इम्प्रूव ब्रांच मिली मैंने उसमें अपना दाखिला लिया और आगे बढ़ा। तो इससे क्या होता था कि जो मैं सीट वैकेंट छोड़ता था वो 1 साल के बाद थ्रू आउट द सेशन वो सीट वैकेंट ही छूट जाती थी। तो ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने नॉर्म चेंज किया है कि वंस अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एक बार अपना एडमिशन कंफर्म कर देते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपका हदफ MBBS है तो मैं कहूँगा कि अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई है, याद रखें सेकेंड राउंड भी होता है, थर्ड राउंड भी होता है और थर्ड राउंड ही नहीं बल्कि स्पॉट राउंड भी होता है आपका। तो आप अल्लाह पे भरोसा रख के वेट कीजिए, इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं, मुझे तो लगता है कि MBBS में ज़रूर दाखिला मिलेगा। बहुत बहुत आपके लिए विशेष हमारी तरफ से बहुत बहुत दुआएं आपके लिए। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आई एम अमीरा, जस्ट नो आई एम स्टडिंग इन 12th PCMB एंड आई हैव टू बिकम ए टीचर, सो आफ्टर 12th व्हाट शुड आई टेक? टीचर बनने के लिए तो आपको पहले ग्रेजुएशन करना चाहिए। ग्रेजुएशन करने के बाद आप B.Ed करें और B.Ed के बाद ही आप एक टीचर की लाइन में जाने की कोशिश करें। हाँ, जहाँ तक आपको टीचर बनना है तो आप देखें कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है मैं कहूँगा कि उसी में आप B.Ed करने की कोशिश करें और वहीं पे अपना स्कोप आप ढूंढें। जहाँ तक टीचिंग की आप बात कर रही हैं मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा स्कोप साइंस या मैथ्स के टीचर के लिए निकल के आती है, तो आप आइदर साइंस या मैथ्स से सोचना। ओके, थैंक यू सो मच। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं क्लास 12th में हूँ और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल है SM रज़ा साहब से कि मैं क्लास 12th बाद MBBS करके लंदन रॉयल सोसाइटी में जाना चाहता हूँ। सो आई थिंक आपको कुछ इस पर आंसर करना है। डेफिनेटली किसी भी अच्छी जगह जाने के लिए सबसे पहले जब भी आप किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि आपने डिग्री कहाँ से किया है। ओके। तो अगर आपको किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में अपना फ्यूचर सर्च करना है तो आपको अपना MBBS भी किसी अच्छे कॉलेज से करना चाहिए। अच्छे कॉलेज में जैसे मैंने अभी जिक्र किया, आप एम्स के लिए ट्राई करें।
एम्स अगर नहीं होता है तो आप नीट के थ्रू या जिपमर के थ्रू किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से आप MBBS करने की कोशिश करें। यहाँ के MBBS की डिग्री की वैल्यू अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करें तो अब्रॉड आपके लिए बहुत ही ब्राइट ऑप्शंस क्रिएट होंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है, मैं रामनगर वाराणसी से मैं हूँ, रामनगर वाराणसी में रहता हूँ। मैं क्लास 12th में हूँ और मेरा सवाल ये है कि IISc में जाना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे बताएं कि मेडिकल के लिए IISc में हो सकता है क्या, और क्लास 12th में मैं LN कोटा राजस्थान में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो प्लीज़ SM रज़ा साहब का नंबर मिल सकता है क्या? मैं आपके लिए अभी हाजिर हूँ और हमेशा हाजिर हूँ। जहाँ तक नंबर के सिलसिले में आपने कहा, आप अपना क्वेश्चन रखें और हम लोग नंबर देने में एकदम आपके सामने मैं नंबर अपना रख दूंगा। जहाँ तक आपने IISc के बारे में आपने पूछा है, 2 रास्ते होते हैं IISc जाने के लिए। पहला रास्ता तो ये है कि आप KVPY का स्कॉलरशिप टेस्ट दें। KVPY का स्कॉलरशिप टेस्ट 3 स्टेज में होता है। एक तो तब जब आप 11th क्लास में होंगे, या आप 12th क्लास में होंगे, या BSc पार्ट 1 में होंगे। वहाँ से बायोलॉजिकल साइंस में आप रिसर्च कर सकते हैं। उसका ऑप्शन वहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में जाने का दूसरा रास्ता होता है IIT का एंट्रेंस। आप JEE मेंस के मिनिमम कट ऑफ क्लियर करें। JEE मेंस को क्लियर करने के बाद फिर आप IIT JEE एडवांस में बैठें और उसकी कट ऑफ क्लियर करके आप IISc में दाखिला ले सकते हैं। तो सबसे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि अभी से अगर आप 12th में हैं तो आप KVPY का एंट्रेंस आप दें और वहाँ से आप क्वालिफाई करके IISc पहुँचें। IISc के बारे में मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि IISc क्वालिफाई करने वाले बच्चों को ईच एंड एवरी मंथ 5000 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है। तो एक अच्छा एग्जामिनेशन है, आप ट्राई कीजिए इसके लिए। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आई एम सबा फ्रॉम चंडीगढ़। दिस ईयर आई अपीयर्ड फॉर द JEE मेंस। आई गॉट 175 मार्क्स आउट ऑफ 360। सर, आई वांट टू नो will I able to get a good college from Bangalore? सबा 175 अच्छा मार्क्स है। बल्कि देखें, मैं एक आपके सामने एक और भी डाटा रख रहा हूँ। जामिया मिल्लिया इस्लामिया बहुत अच्छा एक कॉलेज, एक अच्छी यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और वहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज भी बहुत अच्छा है। एक बच्चे को मैं जानता हूँ और उसके मार्क्स हैं 132 और उसको इलेक्ट्रिकल वहाँ पे मिली है। तो अगर आप जामिया ट्राई करें तो मैं समझता हूँ कि आपको वहाँ कंप्यूटर साइंस भी मिल सकता है। तो जहाँ तक बेंगलोर के बारे में आपने क्वेश्चन राइज़ किया है, मैं कहूँगा कि आप किसी अच्छे NITs के बारे में सोचें, बेटर होगा। आप NIT भोपाल देख लें, NIT जयपुर देख लें आप, या NIT वारंगल, NIT त्रिची, इसमें आप देखें कि कोई और नीचे की ब्रांच आपको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। मुझे लगता है कि 3rd राउंड में जाते जाते किसी अच्छे रेगुलर NIT में आपको एक अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। थैंक यू सर। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। माय नेम इज़ मनीषा भोले। आई हैव टेकन एडमिशन इन BCA। व्हाट आर द कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर मी? आई एम फ्रॉम पुणे। पुणे से हैं और IT हब सिटी है। MCA सोचिए आप, MCA करें BCA के बाद, वहाँ से करियर ऑप्शन और भी आपके लिए ज़्यादा खुलेंगे। MCA का एंट्रेंस और कोशिश करें किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करने के लिए। Okay, sir, my name is Mohammad Ansaf Raza. I am studying in class 11th commerce. Sir, what should I do after 12th? Sir, I am belonging to middle class family. Please help me. अंसाफ साहब, आप 12th के बाद CPT तो मैं बार बार प्रोग्राम में बता ही रहा हूँ बच्चों को, CPT दे के आप CA करें या ICWA या CS आपके लिए ऑप्शन है। बल्कि अगर इधर से नहीं आप जाना चाहें तो आप BCom ऑनर्स करके फिर आप CA करने की कोशिश करें। आप 10+2 के बाद बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी, शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज़ हैं अकाउंटिंग के, आप उसे भी करके जॉब ले सकते हैं। अगला सवाल है, माय नेम इज़ रवि गहलोत। आई एम फ्रॉम नागपुर राजस्थान। आई एम स्टडिंग इन BSc फाइनल मैथमेटिक्स। आई प्रिपेयर IIT JAM MSc फिजिक्स। प्लीज़ गिव मी हाउ टू प्रिपेयर दिस एग्ज़ाम एंड माई इंटरेस्ट इन रिसर्च, सो प्लीज़ गिव मी सम इन्फॉर्मेशन। BSc का जो आपका सिलेबस है उसके आप थॉरली एक बार रिवाइज़ कर लें। मैं कहूँगा कि 11th-12th की फ़िज़िक्स भी आप ठीक से एक बार रिवाइज़ कर लें। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश भी थोड़ी देख लेंगे आप, और कोशिश कीजिए और अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। और देखें आप कि IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT चेन्नई, IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी में कहीं आपको BSc के बाद MSc फ़िज़िक्स मिल जाए, और वहाँ से फिर आप बहुत ही अच्छे ऑप्शंस आपके रिसर्च के लिए आएंगे, क्योंकि ये बड़े ही प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं
और जैसे आप वहाँ एमएससी में पहुँचेंगे, वहाँ से रिसर्च के बहुत सारे स्कोप्स निकलेंगे। तो आप ट्राई कीजिए कि किसी अच्छे आईआईटी में आपको, जो पुराने आईआईटीज़ हैं उनमें से कहीं से एमएससी करने का मौका मिले आपको, एडमिशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माय नेम इज़ SK Ramiz Ali. I am from Goa. I secured 78 in Goa board. I have taken a science, but I am finding it difficult to understand maths and physics, and I have not enrolled for tuition. What should I do to study better? Please suggest me what to do. मुश्किल कुछ भी नहीं है, समझने का एक जहन आपका होना चाहिए। आप ने साइंस लिया है और 78% आपने मार्क्स मेंशन किया है, तो आपको साइंस 10th में समझ में आई होगी, तभी आपके इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं। क्योंकि परसेंटेज जनरली डाउन होते हैं मैथ और साइंस में पुअर मार्क्स की वजह से। जी। तो अगर ये 78% लाएँ, इसका मतलब मैथ और साइंस में इनका स्कोर अच्छा होगा। तो आप बेसिक आपका फंडामेंटल क्लियर है, थोड़ी सी घबराहट आपके अंदर है, तो पहले तो अपने आप को आप साइकोलॉजिकल पॉजिटिव करें। और ये ध्यान रखें कि दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप पढ़ के समझ नहीं सकते हैं। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगने की ज़रूरत है। जहाँ तक मैथमेटिक्स की बात आपने की है, मैं कहूँगा कि मैथ्स को ठीक करने के लिए 2-3 चीज़ों पे आप, बहुत छोटी चीज़ें हैं, इन पे आप ध्यान रखें। एक तो फॉर्मूला प्रॉपर याद रखें, कैलकुलेशन में एक्यूरेसी लाने की कोशिश करें और प्रैक्टिस बार बार करें। कोशिश कीजिए, बार बार एफर्ट कीजिए, इंशाल्लाह आप बहुत आराम से साइंस को समझ पाएंगे। साइंस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वंस अगर आप समझ गए और आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, इसको इंटरेस्ट से पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, चीज़ें अपने आप लाइफ से जोड़ के उसको देखने लगेंगे और चीज़ें आप समझने लगेंगे। कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you, sir. My name is Raza from Bangalore. I have completed B Pharmacy. What should I do next? आप M फार्मा करने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे ही आपकी डिग्री थोड़ी सी और अच्छी होगी, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी और भी अच्छी निकल के आएगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए कि आप M फार्मा करने की कोशिश करें। Okay, this question has sent by Abbas from Karnataka. I am in class 12th PCMB at present. I secured 65% in class 11th. I want to do MBBS, so I want to crack NEET entrance exam. So kindly suggest me some books. Say something about this course and eligibility, please. Books name he wants. आज मैंने जैसे एम्स के बारे में आपको बताया है, ऑलमोस्ट इसी तरह की एलिजिबिलिटी आपकी नीट यूजी की भी है। जहाँ तक बुक्स का आपने नाम पूछा, मैं कहूँगा कि NCERT की आप केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, एडिशनली आप NCERT की एग्जाम्पलर आती है वो ले लें आप, और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन बैंक आप नीट, उसके पहले AIPMT होता था, वो क्वेश्चन बैंक आप ले लें ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाए। और इसके साथ किसी भी एक अच्छी कोचिंग का, ख़ासतौर से मैं LN के लिए यहाँ पे कहूँगा कि LN की बुकलेट, जो स्टडी मटेरियल जो होता है मेडिकल के लिए, वो कहीं से आप अवेलेबल कर लें और उसके टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन करें और ट्राई करें। इंशाल्लाह एक अच्छा रिजल्ट आपके लिए होगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सर, माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद जॉन। सर, आई एम वेरी डिप्रेस्ड। सर, मैं क्या करूँ? नीट दिया है, फर्स्ट काउंसलिंग स्टेट की जो है नंबर है उनका 563 पर बंद हुई है। क्या मुझे आगे मिल सकेगा नीट में? देन ही हिज नीट मार्क्स इज़ 536। सैयद मोहम्मद जॉन साहब, पहले तो डिप्रेस्ड वर्ड ही आप जहन से निकाल के फेंक दें। डिप्रेशन एकदम नहीं आपको आना चाहिए, आप खुश रहें। और आपने इतना अच्छा स्कोर किया है, ये जनरल बच्चे इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। मैं समझता हूँ आपकी रैंक बहुत ही अच्छी होगी, थोड़ा वक्त लगेगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन में पहले भी जवाब दिया है कि नीट की काउंसलिंग सिर्फ फर्स्ट राउंड में जाके नहीं रुकेगी, सेकंड राउंड भी आएगा, थर्ड राउंड भी आएगा, उसके बाद स्पॉट राउंड भी आएगा। मैं दावे के साथ, भरोसे के साथ पूरी तरह से कह सकता हूँ कि आप कहीं ना कहीं ज़रूर MBBS की सीट आप पाएंगे। आपके लिए बेहद दुआएं हैं और अल्लाह से मेरी दुआ है कि आप MBBS सीट पाने में कामयाब हो। और मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि आप ज़रूर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये खुशखबरी हमको देंगे कि आपको कहीं ना कहीं MBBS में दाखिला मिल चुका है। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट इंशाल्लाह, एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम इन क्लास 10th। आई हैव इंटरेस्टेड इन PCM फॉर क्लास 11th। व्हाट आर द जॉब फॉर? आई लव चैनल में वेरी मच, वी लव टू यू। PCM के बाद तो मैं पहले बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में आपके लिए प्रोग्राम कर चुका हूँ। सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए इंजीनियरिंग एंट्रेंस निकल के आती है। इसके बाद आपके पास, मैंने एक NDA पे, आप याद करें, मैंने एक NDA के लिए प्रोग्राम किया था, आपके लिए NDA के ऑप्शंस निकल के आपके लिए आएंगे।
अगर आप चाहें तो फिर साइंस के किसी भी फील्ड में बीएससी करके आगे बढ़ने के ऑप्शंस आपके पास आएंगे, या आप 11th 12th या बीएससी पार्ट 1 में केवीपीवाई का एंट्रेंस निकाल के रिसर्च के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में आप जा सकते हैं, एयर फोर्स में टेक्निकल ग्रेड में आप जा सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट होगी। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम फ्रॉम गाजीपुर यूपी। आई एम परसुइंग BTech 3 year from AKPTU University. When I am completed BTech, what is the next level for the future? दो चीज़ें यहाँ मैं आपके लिए रखूँगा। What is next process? I think he is asking. या मैं दो चीज़ें आपके लिए रखूँगा। मैं कहूँगा कि गेट या PSUs की पहले आप साथ साथ तैयारी 3rd ईयर के बाद आप 4th ईयर में शुरू कर दें, और जैसे 4th ईयर आपका कंप्लीट होता है आप एक बार गेट या PSUs का एंट्रेंस ज़रूर दें। देखें कि इनमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर PSUs मिल जाती है तो आपके लिए कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे। नहीं तो अगर गेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं अच्छे मार्क्स से तो आप किसी IITs या NITs से MTech करने की कोशिश करें। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो पहले आप जॉब करें। जॉब करने के बाद देखें कि किस फील्ड में आपके लिए उस वक्त डिमांडिंग मैनेजमेंट का कोर्स है, उससे फिर आप MBA करने के बाद आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन MBA के पहले मैं कहूँगा कि 1 2 साल 3 साल का जॉब एक्सपीरियंस ज़रूर आप ले लें। ओके, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हेलो सर। हेलो, दिस इज शिवम कुमार, करंटली डूइंग BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आई वांट टू ज्वाइन आर्मी एज एन ऑफिसर। सपोज if I could not able to join army as an officer, then what to do? Should I go for the soldier jawan post? Thank you very much. दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते हैं? आप एक बार अपने जहन में ठान लें, कोशिश कीजिए। आप अल्लाह जो है इंसान के साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। मेहनत करने वालों को उसके लिहाज से फल ज़रूर मिलता है। जहाँ तक आपने जवान के बारे में बात की, ये भी सोल्जर के भी पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका फिजिकल स्टेटस इस तरह का हो, हाइट आपकी, वेट, सारी चीज़ें अगर आपकी अप टू द मार्क हो तो आप उधर भी जा सकते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप जाने की कोशिश करें, आर्मी डिवीज़न में या एयर फोर्स में भी आप टेक्निकल ग्रेड में जाने की कोशिश करें। वहाँ भी आपके लिए बहुत सारी पोस्ट निकलती है। आप एक बार एयरफोर्स की या नेवी की या आर्मी की साइट को ज़रूर सर्च कीजिए। वहाँ पे हर साल कंपटीशन होते हैं, आप उन कंपटीशंस को ट्राई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आई एम सैयद आमिना फ्रॉम औरंगाबाद। आई हैव रिपीटेड एंड माई SML नंबर इज़ 20,000. कैन आई गेट BAMS एंड हाउ इट विल बी? अभी यहाँ पे फिर आपने जिक्र नहीं किया कि आपका पहला अटैम्प्ट है या नहीं है। ओके, अगर पहला अटैम्प्ट नहीं है तब तो आप BAMS के बारे में सोचें, और अगर आपका पहला अटैम्प्ट है तो मैं कहूँगा कि एक बार तैयारी करके MBBS के लिए आप सोचें। MBBS फार एंड फार बेटर दैन BAMS और BUMS और BDS। तो ट्राई कीजिए और देखिए MBBS के लिए आप सोचें। ओके, थैंक यू सो मच। माई नेम इज़ अमन जोशी. आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर दैट बैंक. आई हैव डन BCom. To prepare me for the bank, tell the website. Sir, I am preparing for IBPS exam. या बैंक PO के लिए आप ट्राई कीजिए, और किसी भी आप सिंपल गूगल कीजिए बैंक PO एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। हर जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं उनमें बैंक PO के एंट्रेंस के एग्ज़ाम की डेट्स आती हैं, उनकी वैकेंसीज़ आती हैं। सिलेबस वही होगा जो आपने ग्रेजुएशन तक का पढ़ा है, साथ साथ मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश और GS अपना आप ठीक करें और ट्राई कीजिए इंशाल्लाह। और मेरे ख़्याल से एक बार आप प्रीवियस ईयर किसी भी बैंक के PO के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर ज़रूर देख लें, ताकि इससे आपको पेपर पैटर्न पता चल जाए। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आई एम पूजा फ्रॉम दिल्ली। सर, आई हैव कंप्लीटेड BCom ऑनर इन 2017 और अब मुझे समझने में मुश्किल हो रही है कि मैं आगे क्या परस्यू करूं। फ़िलहाल मैं SSC कॉलेज की कोचिंग ले रही हूं। सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं PG ओपन से करके CMA भी साथ करूं एंड गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी साथ करूं, या फिर मैं PG के साथ कोचिंग कंटिन्यू रखूं। SSC की सर प्लीज़ सजेस्ट मी बेटर ऑप्शन फॉर माय फ्यूचर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट CMA कोर्सेज विद स्कोप। जहाँ तक अपने SSC CGL के बारे में, आपने क्लरिकल ग्रेड के बारे में आपने यहाँ क्वेश्चन रखा है, हम लोग इस पे भी एक डिटेल प्रोग्राम करेंगे और SSC के जितने सारे एग्ज़ामिनेशन जो ग्रेजुएशन के बेस पे होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। ओके, जैसे जैसे आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे कोर्सेज़ की इन डेप्थ नॉलेज आपको आती जाती है।
तो आपने पीजी के बारे में यहाँ मेंशन किया है, मैं तो कहूँगा कि आप पीजी करें और साथ साथ पैरेलल आप एसएससी की तैयारी करते रहें। उससे क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट भी इन डेप्थ होगा और आप और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएंगी और एंट्रेंस में ये सब सारी चीज़ें आपको बहुत एडिशनल हेल्प करेंगी। तो आप पीजी के साथ एसएससी की तैयारी करें। ओके, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम माजीन है। मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, क्या मैं अभी किसी और एमबीबीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकती हूँ? अब किसी भी एमबीबीएस के एंट्रेंस के एग्ज़ामिनेशन की डेट नहीं है। यहाँ मैं तमाम व्यूअर्स के लिए एक जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जितने भी मेडिकल एंट्रेंस के एग्ज़ामिनेशन होते हैं या इंजीनियरिंग एंट्रेंस के एग्ज़ामिनेशन होते हैं जो 10+2 साइंस के बेस पे होते हैं, ये सारे एग्ज़ामिनेशन अप्रैल के महीने से शुरू होकर जून के महीने तक जाके एंड हो जाते हैं और अगस्त में इनके एडमिशन्स के बाद इनकी क्लासेस भी शुरू हो जाती हैं। सो अब मेडिकल एंट्रेंस के लिए कोई टाइम नहीं है। सो नेक्स्ट ईयर के लिए आप तैयारी के साथ एक बार जाएं। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। यूसुफ जकरिया here from Mumbai. I am working and wanted to pursue MBA. I am trying to go for distance MBA from Rajasthan University. Please advise if I should change my university as I have not heard much about that letter. जहाँ तक डिस्टेंस लर्निंग से MBA करने का क्वेश्चन आपने रखा है, मैं कहूँगा कि बहुत सारे और भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू MBA कराते हैं। उसमें एक IMT भी बहुत ही अच्छा है, आप उससे भी ट्राई करें। MBA पे इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट प्रोग्राम करेंगे, थोड़ा सा आप हमें वक्त दें। Sir, I am doing my graduation in BA second year. I am preparing SSC CGL. Please suggest me what can I do. इंग्लिश अच्छी करें, मैथ्स अच्छी करें, मेंटल एबिलिटी, GK, GS, इन सब सारी चीज़ों को ठीक करें। क्योंकि आप आर्ट साइड से हैं तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर थोड़ा मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग वाले जो मैथ्स के पोर्शन है उस पर कमांड करें। इंग्लिश अपनी अच्छी रखें आप। और अगेन मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर का कोई एक पेपर लेके आप उससे थोड़ा सा पेपर पैटर्न से भी आप अवेयर हो जाएं, उससे आपको अंदाज़ा मिलेगा कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। मेरी भांजी PUC 12th में 78% लाई है। मैं कर्नाटका से हूँ। उसका एम मेडिकल करना है पर फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं है और मैं OBC भी हूँ। अभी तो मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा एक इन्फॉर्मेशन एम्स के सिलसिले में बताया था। 1628 रुपये पर ईयर की फ़ीस है। देखें, आप अच्छे कॉलेज से फाइनेंस यहाँ पे कहीं भी आपके सामने कोई हर्डल बन के नहीं आएगा। आप उसको बीच में उसके लिए एक उसके अंदर जज्बा पैदा करें कि वो अपने आप को एम्स के लिए तैयार करें और आप कहें उसे कि एम्स बहुत ही उसके लिए एक बेटर इंस्टीट्यूट होगा। फाइनेंस का मामला मैं जहाँ तक समझता हूँ एज अ गार्जियन या एज अ पेरेंट आपको कभी बच्चों से डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे फिर इन सब सारी चीज़ों को सुन के परेशान होते हैं। मैं समझता हूँ कि इंसान की अपनी परेशानी होती है। बेहद कभी कभी किसी चीज़ को देख के अफसोस ये होता है कि बच्चा कैपेबल है लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन ठीक ना हो पाने की वजह से पेरेंट की ख्वाहिश होती है लेकिन वो उसको नहीं कर पाते हैं। कभी कभी उनकी हिम्मत टूट जाती है। लेकिन मैं कहूँगा आप अपनी हिम्मत से काम लें और बच्चे के अंदर जुनून डालें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास नहीं होती है। और ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में किसी भी कोर्स को करने के लिए फाइनेंशियल आप अगर बहुत स्ट्रांग नहीं भी हो तो उस कोर्स को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे एजुकेशन लोन की फैसिलिटी है और साथ साथ गर्ल्स के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप की स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको लगेगा कि स्कॉलरशिप ख़ास तौर से गर्ल्स के लिए हासिल करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। माइनॉरिटीज़ और गर्ल्स का होना, इसके लिए स्कॉलरशिप की बहुत सारी स्कीम है। इंशाल्लाह मैं कभी ज़रूर इसके बारे में आपको कहूँगा। तो फाइनेंस को कभी आड़े हाथों मत आने दें, बच्चे के अंदर एक शौक़ डेवलप करें और उसे मोटिवेट करें कि वो पढ़े। Okay, I am a degree student. I have taken a BSc PCM. What will be the next step? BSc PCM के बाद आप देख लें, MCA भी आपके लिए ऑप्शन के तौर पे है, आपके लिए MBA भी एज अ ऑप्शन है, बैंक PO आपके लिए, रेलवे में आप जाएं, SSC के कंपटीशन में आप जाएं। इसके अलावा आप CDS की तरफ आप चाहें तो निकल जाएं। अगर आप चाहते हैं तो MSc करके रिसर्च करके आप आगे बढ़ें। आप MBA की तरफ निकल जाएं, IAS आप दे सकते हैं। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन की कमी नहीं है। पहले आप ये डिसाइड करें कि आपको जाना किस तरफ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। माय नेम इज शिरायू शिंदे। आई एम इन 11th साइंस। कैन यू टेल मी विच एंट्रेंस एग्जाम शुड आई गिव इफ आई वांट टू गेट इन BSc एग्रीकल्चर? देखें,
बायोलॉजी वाले बच्चों का एक जनरल क्वेश्चन, इसके पहले भी बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया है कि मैंने मेडिकल दिया और मेरा एंट्रेंस में नहीं हुआ, मैं क्या करूं। तो मेडिकल यानी जो बच्चे पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं उनके लिए मैंने शायद साजिद साहब आपको याद होगा मेरे SRM यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था आपको। तो उसमें 3 इंजीनियरिंग के कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे बायोलॉजी के बच्चे भी जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है, जेनेटिक है आपका, और बायोमेडिकल साइंसेज है, इसमें भी आप जा सकते हैं। आप पीसीबी आपका होना चाहिए। और इसके अलावा जब मेडिकल की सीरीज़, मेडिकल कॉलेजेस की सीरीज़ जब पूरी होगी तो मैं एक और इंस्टीट्यूशन, एक और कंपटीशन ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करूंगा और वो एंट्रेंस के बारे में बताऊंगा जो बायोलॉजी के बच्चों के लिए, कि वहाँ से आप किन किन कॉलेजेस में दाखिला ले सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। माय नेम इज़ तनवीर अहमद। मैं मैथ्स एंड बायोलॉजी दोनों में अच्छा हूँ पढ़ने में। सो प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करूँ आगे। अच्छा, किस लिहाज से आपने मेज़र किया है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने देखिए 2 तरह से हो सकता है, या तो आप मार्क्स को बेसिस मान के उस सब्जेक्ट की अच्छाई आप समझ पा रहे होंगे, और एक होता है इंटरेस्ट। पहले आप ये देखें कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए चाहे आप MBBS की तरफ निकलें, चाहे आप इंजीनियरिंग की तरफ जाएं, सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम का है। तो अगर आपका इंटरेस्ट, मार्क्स अगेन मैं बोल रहा हूँ इज़ नॉट आई मीन कंडीशन, अगर आपका इंटरेस्ट मैथ में बायोलॉजी से ज़्यादा है तो मैं कहूँगा कि आप इंजीनियरिंग के साइड निकलें। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। माय नेम इज़ हसन जैदी फ्रॉम मुजफ्फरनगर UP। आई हैव पास 12th क्लास फ्रॉम CBSE बोर्ड। आई हैव सिक्योर्ड 70% इन PCM, सो आई एम गिविंग इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट ईयर। आई वांट टू आस्क इन विच सब्जेक्ट शुड आई ऑप्ट एज आई एम होपिंग टू गिव JEE मेंस नेक्स्ट ईयर। सो प्लीज़ गिव मी डिटेल इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स। इम्प्रूवमेंट में अब किस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम है ये आपने मेंशन नहीं किया। राइट, ओके। अगर ये मेंशन करते तब मैं बताता आपको कि आपको इम्प्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में देना चाहिए। जहाँ तक 75% आपने मार्क्स मेंशन किया है, तो 75% मार्क्स से आप IIT JEE एडवांस भी दे सकते हैं और JEE मेंस भी दे सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें, आप ये देख लें कि क्या आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% मार्क्स हैं कि नहीं है। अगर इन तीनों में 60 नहीं है तो आप तीनों का इम्प्रूवमेंट दें। अगर किसी एक में नहीं है तो कम से कम उसका इम्प्रूवमेंट ज़रूर दें। और इम्प्रूवमेंट देने के बाद नेक्स्ट ईयर जब आप 12th पास करके एक सर्टिफिकेट आपका होगा तो आप उसे लगा के आप IIT JEE या JEE मेंस आप दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद कैफ़ है, मैं बरेली से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी बाजी का क्वेश्चन है, वो इंग्लिश MA फाइनल में हैं और PhD करना चाहती हैं। क्या वो डायरेक्ट PhD करें या नेट या MPhil वगैरह करना उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा? शुक्रिया। देखिए, भाई बहन का रिश्ता देखिए कितना अहम होता है। ओके, भाई हैं, आप अपनी बहन के लिए इतना फ़िक्रज़दा हैं, बहुत ही आप अच्छे इंसान हैं। ऐसी इंसानियत ज़िंदा रहती है इस समाज में। आपने जहाँ तक जिक्र किया है तो मैं कहूँगा कि नेट करके PhD करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वहाँ से आई मीन UGC के स्कॉलरशिप स्कीम्स भी हैं बहुत सारे। तो इस पे भी पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि नेट भी अपने आप में एक बड़ा वाइड टॉपिक है। तो इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में नेट पे भी हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कशन ज़रूर करेंगे। ओके, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आई एम स्टडिंग इन 12th CBSE बोर्ड चंडीगढ़। आई हैव मैथ्स एंड इकोनॉमिक इन ह्यूमैनिटीज़ एंड आई वांट टू बिकम अ टीचर ऑफ इकोनॉमिक। आई वांट टू नो व्हाट शुड आई डू आफ्टर 12th। आई एम थिंकिंग अबाउट डूइंग अ BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक साइंस, then MA and then B.Ed and then M.Ed in economic. But I want job after BA. It is possible? How? Because my financial condition is not good. Please help me through. BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के बाद भी आपको बहुत सारे जॉब मिल सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। आप परेशान ना हो, बस एक अच्छे परसेंटेज के साथ आप ग्रेजुएशन करें BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, इंशाल्लाह आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। और अदरवाइज जो आपने पाथ डिसाइड किया है बहुत ही बेटर पाथ है। Okay. My name is Mohammad Raza. I am in class 11th commerce. What should I do after 12th, sir? I should prepare for CA or firstly for BBA or BCom, sir. Please tell me. I am from middle class family. What should I do? Please tell. BCom के बाद भी आप CA कर सकते हैं। BBA के बाद आपके पास MBA के ऑप्शंस भी हैं। तो मैं आपके लिए कहूँगा कि आप BCom ऑनर्स करके CA करने की कोशिश करें।
ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं भावनगर यूनिवर्सिटी से BCA सैम 3 कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि भावनगर यूनिवर्सिटी BCA करके बहुत आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए अभी? कभी भी इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी बहुत पीछे है या बहुत इंटीरियर जगह है तो यहाँ से जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शंस नहीं निकल सकते। मैंने अपने एक प्रोग्राम में एक कंपैरिजन रखा था, शायद आपको याद हो। यस। अगर आप इंजीनियरिंग IIT से करें और इंजीनियरिंग करें आप लेटेस्ट से मणिपाल से, राइट। तो IIT की जो रैंकिंग है या जो लोगों में एक सोच भी है क्रॉस इंडिया क्या एशिया में अगर आप देखेंगे तो IIT का अपना एक मकाम है। लेकिन आप देखें कि IIT के कंपैरिजन में मैं मणिपाल को देख रहा हूँ कि मणिपाल से किया हुआ इंजीनियरिंग का बच्चा क्या मैं कहूँ आज की डेट में एज अ ग्रेट ह्यूमन, सत्या नाडेला इज अ CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट USA। तो कहीं से भी आप करें सब्जेक्ट को अगर इन डेप्थ नॉलेज के साथ आप करेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए कहीं से भी क्रिएट हो सकती है। योर स्किल विल टेक यू हाई। या इंशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माय नेम इज अजहर एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। I am from Mumbai. I completed my 12th from CBSE board. Now I am doing first year in mechanical engineering. After mechanical engineering, what I do for high salary? The good question, I think. गेट या PSUs आप करें और अगर IITs या NITs से MTech का मौका मिलता है तो वेल एंड गुड, वरना पहले जॉब में आए और जॉब में आने के बाद फिर आप MBA करें। इमीडिएट BTech के बाद MBA नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शुजात अली खान है। मेरा सवाल ये है कि मेरे को एक IAS या PCS ऑफिसर बनना है। मैं इंग्लिश एंड बायोलॉजी में बहुत अच्छा हूँ और मैं अभी क्लास 7 में हूँ और इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है और मैं अब सोचता हूँ कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊँ। अब आप बताएं मैं क्या करूँ और मैं IAS या PCS ऑफिसर बनने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करूँ? Now he is very confused about all this. बहुत छोटे आप हैं और 7th क्लास में आप हैं, लेकिन बहुत अच्छी आपकी सोच है। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल देखें आप। ओके। हम लोग हमेशा काउंसलिंग में एक बात कहते हैं कि जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं आप बड़ा कर नहीं पाएंगे। राइट। जैसे अगर आपने जहन में कभी तसव्वुर में BMW कार के बारे में सोचा ही नहीं तो आप उसे खरीदेंगे कैसे? राइट। जैसे मान लिया आपने कोई कार खरीदी और किसी ने कहा है कि आपने X अमाउंट में खरीदा, अगर उसमें 2 लाख रुपए और लगाते तो ये फलां वाली कार आ जाती, तो आपने कहा इसके बारे में मैं जानता ही नहीं था। हाँ, I was not aware। Yes। नहीं तो मैं 2 तो लाख हमेशा हाई थिंकिंग लेके चलना, इट्स अ वेरी गुड। एक बहुत अच्छा टारगेट आपने डिसाइड किया है, लेकिन मैं कहूँगा कि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस माइंड में मत लाएं। आप किसी एक चीज़ पे फोकस करें, आइदर IAS की तरफ सोचें आप या MBBS की तरफ सोचें। MBBS करने के बाद भी आप IAS की तरफ जा सकते हैं। आज से 4 साल या 5 साल पहले जिस स्टूडेंट ने IAS को टॉप किया था, ही वॉज अ डॉक्टर। तो ध्यान रखें, MBBS करने के बाद भी आप IAS का एंट्रेंस दे सकते हैं और टॉप भी कर सकते हैं। Okay, thank you so much. The last question of this episode. Assalamu alaikum. Walaikum salam. I am Alfia Naz. I will pass my 12th exam and got 66%. I will given the NEET exam and got 66 marks. I want admission in MBBS. I want admission in BAMS, but my score is low. So what can I do? Because of my financial condition, I can't afford NEET coaching classes fees. So please tell me what can I do? I am from Nagpur. कोई दिक्कत नहीं है, आप 11-12 फिर से एक साल मजबूत इरादे के साथ लगें और ट्राई करें। NCERT जैसे मैंने कहा है, लाइन बाय लाइन पढ़ें। एक साल आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आप MBBS का एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगी। सर नेक्स्ट जैसा हम लोग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के बारे में ही बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो आई होप कि जो व्यूवर्स के क्वेश्चन आएंगे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। डेफिनेटली। आज एम्स के बारे में हमने जिक्र किया है, इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में हम जिपमर लेंगे और फिर नीट UG के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले में जितने भी आपके सवाल आएँ उस सवाल का हम जवाब आपको दे पाएँ। ओके, थैंक यू सो मच व्यूवर्स एंड नाजरीन, आपने बेहतरीन सवालात भेजे और उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से हमारे इस प्रोग्राम को आप कामयाब बनाते रहेंगे। यकीनन अभी भी आपके पास बहुत वक्त है क्योंकि हम लोग मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर उससे जुड़े कोई भी सवाल हैं तो वो सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैकल्टी मैथ्स SM रज़ा साहब, जो एक करियर काउंसलर भी हैं, जो आपको बेहतरीन तरीके से गाइड भी कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा सही है। अगर आपके पास कोई सवालात हैं और वो सवाल आप पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है
winislam@gmail.com, यानी WIN ISLAM islam@gmail.com। व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9930474147। आपके सवाल का इंतज़ार करेगा हमारा ये प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।